Hello everyone, welcome back in chapter 1 Constitution Why and How. Here we will discuss about our new topic, that is balanced institution design and how was the constitution made. So without wasting our time, let's start. Now our first topic is balanced institution design. Guys, in this constitution are often subverted, not by the people, but by small groups who wish to enhance their own power. Okay. And well crafted constitutions fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. Guys, always be remember, कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिक नहीं बल्कि एक जो छोटा स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं वही उसको डिमोलिश कर देते हैं, वही इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं. ठीक है. बिकॉज प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तो पावर्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय ना कर सके, रूइन ना कर सके. Then, one way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power, and this is often done by fragmenting power across different institutions. Okay, and the Indian Constitution, for example, horizontally fragments power across different institutions like the legislatures, executives, and the judiciary, and even independent statutory bodies like the Election Commission. Okay, so this ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, others can check its transgressions. Okay, an intelligent system of checks and balances has facilitated the success of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट. एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में 100% जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी. पर्टिकुलर ग्रुप्स को पावर्स ज़्यादा नहीं दी जाती है, उन पर राइट्स ज़्यादा नहीं होता है. हाँ, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए आप. अकॉर्डिंग टू आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी. और इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को, इन तीनों ग्रुप्स को पावर्स दी गई हैं. और इनके अलावा एक इंडिपेंडेंट स्टेटरी बॉडी मतलब जिसके पास फ्रीडम है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी. ठीक है. एक ऐसी फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन, जो सेंटर लेवल पे भी इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करती है हमारी कंट्री में, और स्टेट लेवल पे भी इलेक्शंस जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है. ठीक है. और इस इलेक्शन कमीशन को कोई गवर्नमेंट रन नहीं करती है. ये जो स्टेटरी बॉडीज़ होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं. मतलब जो इलेक्शन कमीशन जो एक स्टेटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी के प्रेशर में रहकर काम नहीं करती है, किसी के प्रेशर में डिसीजन नहीं लेती है. और अगर हम 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करें, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी, तो ये इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही काम करती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनको पावर्स डिवाइड की गई है, इनके पास पावर्स हैं. ठीक है. जैसे कि लेजिस्लेचर्स का काम होता है कि लॉ मेकिंग बॉडी है ये, तो लॉ बनाने का काम करते हैं ये लोग. एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देते हैं, और जो जुडिशरी है वो जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. सो इससे ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना भी चाहे तो ये डिस्ट्रॉय वाला जो काम है ये दूसरा इंस्टीट्यूशन या दूसरे इंस्टीट्यूशंस करने नहीं देंगे. ठीक है. बिकॉज उनके पास ये अधिकार है, ये राइट है ट्रांसग्रेशन का. ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने लॉ ब्रेक किया है तो उसको चेक करने का काम इन अदर इंस्टीट्यूशंस के पास होगा. और अगर ऐसा किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने किया है, लॉ ब्रेकिंग का काम किया है, तो फिर ऑब्वियसली उस पर एक्शन लिया जाता है. जैसे जुडिशरी सिस्टम क्या करता है, लेजिस्लेचर्स एज वी नो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो जुडिशरी चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में बैलेंस रहे. एज वी नो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है. कोई पॉलिटिकल बॉडी तो है नहीं. और यहाँ पे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी कि वो चेक करे कि प्रॉपर एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं लॉ. ठीक है. दूसरा,
जो लेजिस्लेचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से लॉ बना रहे हैं कि नहीं, ये सब प्रॉपर तरीके से चेक करना, ठीक है, और पावर्स को बैलेंस रखना, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से अगर होता है तो जो इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो बैलेंस्ड है, नो डाउट. And another important aspects of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances. Okay. एक इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? वो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 100% बैलेंस रखता है इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है? और ये बैलेंस कैसे रख पाता है कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे कि वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, इन तीनों के बीच में भी बैलेंस रखना पड़ेगा पहले आपको. जो सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं, जो अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसको हम नॉर्म्स कहते हैं, और जो प्रोसीजर्स है, इन सबको एक तरह से राइट्स दिया गया है, अधिकार दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है? तो इन तीनों के अंदर पहले कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करता है, ठीक है? और इन सब में बैलेंस करने के साथ साथ अपनी जो ऑपरेशंस हैं, जो कामकाज हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने का एक तरह से एफर्ट लगाता है, एफर्ट डालता है कॉन्स्टिट्यूशन. और किसी भी इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन को करने के लिए आपको पहले बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से वैल्यूज़, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स में बैलेंस रखना आना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है. प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी जो नीड्स हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एक तरह से ढाल सकेंगे, ठीक है, अपने आप को सेट कर सकते हैं, ठीक है. Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change. A constitution that is, on the other hand, too flexible will give no security, predictability, or identity to a people. Successful constitutions strike the right balance between preserving core values and adapting them to new circumstances. Okay, guys, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ज़्यादा रिजिड अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये सही नहीं है, बिकॉज जो भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो चेंजेस के प्रेशर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एज वी नो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, बैलेंस्ड है, क्योंकि हमें जब लगता है तो हम उसमें अमेंडमेंट्स भी कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से. और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना भी बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो सोसाइटी को प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी नहीं दे सकता, ठीक है? बिकॉज कोई भी आके फिर ये बोलेगा कि आज ये चेंज करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कल कोई आके बोलेगा कि आज ये, कल ये चेंज करना है. तो इस तरह से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए. और जो सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो 100% सोसाइटी के लोगों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और एक तरह से आइडेंटिटी देते हैं उनको. और ये तभी हो सकता है जब वो बैलेंस रखें. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो जो बैलेंस्ड हो, ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो. You will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as a living document. It's a chapter number 9. Okay, and the Indian Constitution described as a living document. There's no doubt. And by striking a balance between the possibility to change the provisions and the limits on such changes, the Constitution has ensured that it will survive as a document respected by people. Okay. And this arrangement also ensures that no section or any group can on its own subvert the constitution. गाइस, हमारे इसी बुक के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इस चैप्टर के अंदर आप और फर्दर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंटेलिजेंटली, विजडमली तरीके से हमारे जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है. गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है, क्यों बताया गया है इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट? बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड
और चेंज्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही बैलेंस रखा है, ठीक है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बैलेंसली बनाया है। उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप किसी भी तरह के प्रोविजंस में कुछ बदलाव लाना चाहें, अमेंडमेंट्स करना चाहें तो ला सकते हैं, ठीक है। और अननेसेसरी चेंजेस नहीं हो सकते। अगर कोई भी अननेसेसरी चेंजेस करना चाहे, सपोज सोसाइटी की वो नीड्स ही नहीं है, सोसाइटी चाहती ही नहीं है, बट अननेसेसरी अगर किसी भी तरह का चेंजेस कोई करना चाहता है तो वो ना कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, और ये पूरा जो क्रेडिट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लोगों के लिए सोचता है, लोगों के लिए प्रोवाइड है, लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और लोग भी, इंडियन सोसाइटी के लोग भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह रेस्पेक्ट करते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि इस तरह के अरेंजमेंट से ये क्लियर होता है, ये इंश्योर होता है कि कोई भी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का पर्सन या कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप खुद आगे आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, सबवर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ख़त्म नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैंने आपको पहले इनिशियल लेवल पे भी बताई थी इस टॉपिक को जब मैंने स्टार्ट किया था, कि पब्लिक सबवर्ट नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। हाँ, जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से अगर कोई इनिशिएट ले डिस्ट्रॉय करने का सोचे कॉन्स्टिट्यूशन को तो कर सकता है, क्योंकि हमने देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसके अगेंस्ट जाके अगर कुछ लीडर्स काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक तरह से, या अपनी पावर्स का आपने गलत तरीके से यूज़ किया तो एक तरह से डिस्ट्रॉय करना ही होता है भाई। So therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions. Now, what are these questions? See, were the people who enacted the constitution credible? This question will be answered in the remaining part of this chapter. Okay. And secondly, did the constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? And most importantly, does the constitution give everyone some reasons to go along with it? Most of this book is about these questions. Okay. And also, is the constitution the locus of people's hope and aspirations? The ability of the constitution to command voluntary allegiance of the people depends to a certain extent upon whether the constitution is just, what are the principles of justice underlying the Indian constitution. Okay. No doubt the last chapter of this book will answer these questions. कहीं देखिए बताया गया है कि अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास पूरी अथॉरिटी है, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या पूरी अथॉरिटी है लोगों को, सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को इंस्ट्रक्ट करने की, गाइड करने की, तो ये आप कैसे पता चला लगाएंगे? तो आप अपने से 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है क्या वो ट्रस्टवर्दी थे, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? वैसे तो आगे वाले चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया था कि जो पावर्स है वो इंटेलिजेंटली तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को इंटेलिजेंट तरीके से, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करे कि किसी भी एक ग्रुप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना इजी ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको कोई ऐसा रीज़न दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सब फॉलो करें? जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन कहता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस का बॉक्स है? और लोग, इंडियन सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास, ट्रस्ट तभी करती है जब उनको ये कंफर्मेशन हो कि हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सही है, जस्टिस प्रोवाइड करवाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड देता है। फर्दर चैप्टर्स में हम इसको प्रॉपर तरीके से डीपली इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। देखिए, बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन को हम अब समराइज कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट या डिस्ट्रॉय करने का काम
वहाँ की पब्लिक नहीं करती है, वहाँ के सिटीजन्स नहीं करते हैं। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट या डिस्ट्रॉय करने का काम वहाँ उस कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उन इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक ग्रुप ने या किसी एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये होता है, मतलब सबवर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। बट कॉन्स्टिट्यूशन तो जो पावर्स है उनको डिवाइड प्रॉपर तरीके से करता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को 3 इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस किया है। जैसे फर्स्ट हमारा लेजिस्लेचर्स, सेकंड एग्जीक्यूटिव्स एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर्स का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी है तो लॉ बनाने का काम होता है इनका। सेकंड एग्जीक्यूटिव्स, इनका काम होता है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और जुडिशरी का काम होता है कि जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। और चेक एंड बैलेंस का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव्स प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं जो लॉज बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो लेजिस्लेचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से लॉ वगैरह सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं कि नहीं। अब ये चेक एंड बैलेंस क्यों है? ताकि कोई भी अपनी पावर्स को गलत तरीके से यूज़ ना करे, ना एग्जीक्यूटिव्स करें ना लेजिस्लेचर्स करें। इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के अलावा एक इंडिपेंडेंट स्टेटरी बॉडी भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जिसका काम होता है इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना सेंट्रल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि किसी भी सिंगल इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर मोनोपोलिस्टिक पावर नहीं मिले, मतलब सारी पावर्स उसके पास नहीं होनी चाहिए। पावर्स को डिवाइड करना ज़रूरी है। जैसे लेजिस्लेचर्स को भी कुछ पावर्स मिले, एग्जीक्यूटिव्स को भी कुछ पावर्स मिले और जुडिशरी को भी कुछ पावर मिले। तो लेजिस्लेचर्स लॉ बनाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन्हीं लॉज को, और जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करता है एंड चेक एंड बैलेंस का काम करता है। हॉरिजेंटली इसको कहते हैं आप, हॉरिजेंटली पावर्स को डिवाइड किया गया है। ऐसे इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स अलग हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। ठीक है, किसी के प्रेशर में आके वो डिसीजन नहीं लेता है। ऐसे ही जुडिशरी, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेता है और कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है इनके काम में। और इन सब से ये इंश्योरिटी मिलती है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय या सबवर्ट करने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया गया है। जुडिशरी सिस्टम उसको फॉलो करते हुए कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जो भी लॉ ब्रेक किया गया है वो क्यों किया गया है, किसने किया है, रीजंस क्या है उसके पीछे, और जो भी एक्शंस लिए जाने चाहिए वो एक्शंस लिए जाते हैं फिर। और जहाँ पे इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होता है, नो डाउट इट इज़ द सिग्नल ऑफ सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की एक आइडेंटिटी ये भी होती है कि वो बिल्कुल बैलेंस बना के रखे। जो वैल्यूज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हम नॉर्म्स कहते हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इन सब में बैलेंस बना के रखे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाए और सोसाइटी के अंदर जो नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई चेंजेस या कोई सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते कोई चेंजेस करना पड़ जाए तो वो भी हम इजीली कर पाए। ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी नुकसान हो सकता है इससे। और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। Guys, formally the constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. Okay. And it held its first sitting on 9 December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for divided India on 14 August 1947. गाइस देखिए, बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इलेक्ट की गई थी अनडिवाइडेड इंडिया ने, मतलब हमारा कंट्री उस टाइम डिवाइड नहीं था, पार्टीशन नहीं हुआ था हमारी कंट्री का। इसकी फर्स्ट जो सीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी जो सेकेंड मीटिंग हुई थी वो तब हुई थी जब हमारा कंट्री डिवाइड हो चुका था। ठीक है, और जो सेकेंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1947 को। फिर बताया गया है
Its members were chosen by indirect elections by the members of the provincial legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. And the Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet known as the Cabinet Mission. देखिए, ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, इसके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट हुए थे, ठीक है। इनको जिन्होंने इलेक्ट किया था वो खुद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे। अब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है, प्रोविंशियल का मतलब होता है रीजनल और लोकल लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब है विधानसभा, ठीक है। जैसे स्टेट लेवल पे हर स्टेट के अंदर विधानसभा होती है, कुछ स्टेट्स में विधानमंडल भी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो एज वी नो कि लोकल लेवल की बात हो रही है, तो जो अलग अलग प्रोविंशियल जो टेरिटरीज थी, उन टेरिटरीज की जो विधानसभाएं थी, उन स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कुछ लीडर्स को इलेक्ट किया। इलेक्शंस, इनडायरेक्टली इलेक्शंस हुए थे, उसमें इलेक्ट किया था। तो उन लीडर्स को जब इलेक्ट किया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर गए और उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सही तरीके से डिज़ाइन किया और बनाया। और ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया गया, ये किया गया 1935 में एक एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सब किया गया था, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी है, उसको जो कंपोज किया गया था वो सजेस्ट किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट कमेटी के द्वारा, ठीक है। और इस ब्रिटिश कैबिनेट को आप, इस कमेटी को बोलते हैं कैबिनेट मिशन भी बोल सकते हैं। इन्होंने एक प्लान सजेस्ट किया था और उस प्लान के अकॉर्डिंग, उस प्लान के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रफली तरीके से कंपोज की गई थी। अब इस कैबिनेट मिशन ने जो प्लान सजेस्ट किया, उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, फर्स्ट इज ईच प्रोविंस एंड ईच princely state or group of state were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakh. Okay. As a result, the provinces were to elect 292 members, while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. Okay. कमेटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट ने जो प्लान प्रपोज किया था, उसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कंपोज किया गया था, ये मैंने आपको अभी बताया। अब ये प्लान के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, जिसको मतलब जो कैबिनेट मिशन है, जिसको आप कमेटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो प्लान तैयार किया गया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, बताया गया था कि जो भी प्रोविंस हैं, जो भी लोकल एरियाज है, जो भी रीजनल एरियाज है, जो भी टेरिटरीज हैं, और जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, उनको सीट्स अलॉट की जाएंगी, दी जाएंगी। उन प्रिंसली स्टेट्स, उन ग्रुप ऑफ स्टेट्स, उन प्रोविंसेस जो हैं, उनकी पॉपुलेशन के बेस पे। मतलब कहने का मतलब है कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट को असाइन किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। कई, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्रोविंसेस वो हैं जो ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, डायरेक्ट वहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उनको हम यहाँ प्रोविंसेस बोलेंगे। सो अब ये जो अलॉटेड जो सीट्स थी पॉपुलेशन के बेस पे, इसका ये रिजल्ट क्या आया कि जितनी भी जो प्रोविंसेस थे वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स, मतलब 292 मेंबर्स वहाँ से इलेक्ट हुए, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स, उनको अलॉट की गई 93 सीट्स मिनिमम। लेकिन ये किस बेस पे हुआ कि 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 पर्सन को, 1 सीट को अलॉट किया गया, ध्यान रखिएगा। ये कैबिनेट जो मिशन था, इसका पहला प्लान था। सेकेंड वन इज द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। मतलब हर जो प्रोविंसेस थे, उनकी जो सीट्स थी उनको 3 मेन कम्युनिटीज, दैट इज मुस्लिम्स, ठीक है, सिख्स एंड जनरल,
इन तीनों में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो प्रोविंसेस थे उनमें जो सीट्स थी उनका उन सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो 3 मेन कम्युनिटीज़ के अंदर हुआ था। ठीक है, पहला कम्युनिटी है मुस्लिम्स, देन सेकंड सिख्स एंड थर्ड इज जनरल। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या सीट्स, कहाँ पे, जो प्रोविंसेस है। और ये प्रोविंसेस के अंदर कौन थे, ये 3 मेन कम्युनिटीज़ पे फोकस किया गया था। और जो सीट्स दी जाएंगी इन प्रोविंसेस में जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी कम्युनिटीज़ के अंदर, मुस्लिम सिख्स एंड जनरल के अंदर, वो पॉपुलेशन के बेस पे होगा। लेकिन ध्यान रखना सीट्स अलॉट जो की जाएंगी वो प्रॉपर पॉपुलेशन को देख के किया जाएगा कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है उन पर्टिकुलर प्रोविंसेस में, सिख्स की कितनी है, और अदर जो कैटेगरीज है वो जनरल कैटेगरीज इन्होंने कंसिडर किया। फिर जो कैबिनेट मिशन ने जो प्लान बनाया उस प्लान के अकॉर्डिंग थर्ड प्लान ये था कि members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representations with single transferable vote। बताया गया है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, हर कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट किया था अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। अब ये होता क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है, मतलब जहाँ पे आप अपने लीडर्स को प्रेफरेंस देते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है, तो जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है वो विनर बनता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Then fourth is the method of selection in the case of representatives of princely states was to be determined by the consultation। देखिए फोर्थ में बताया गया है कि जो प्रिंसली जो स्टेट्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन लोगों के केस में जो है मेथड ऑफ जो सिलेक्शन था, सिलेक्शन का जो तरीका था वो डिटरमाइन किया गया था कंसल्टेशन के थ्रू, मतलब डिस्कशन के थ्रू कि इलेक्शंस कैसे होना चाहिए। तो सब ने आपस में मिल के ये डिसाइड किया था कि इस तरीके से किया जाएगा। जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उन्होंने आपस में डिस्कस करके ये फाइनल किया था। सो यहीं पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस।